एग्जाम्पल 11, इसके हमने सारे फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब हमको उनके सम्स करने हैं। तो हमारे कोर्स में जो है प्रवाही तरलता के गुणोत्तर पहले उनको करेंगे। पी कंपनी लिमिटेड की निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चालू गुणोत्तर की गणना कीजिए। देखो यहाँ पे हमको चालू गुणोत्तर की गणना करने के लिए कहा गया है और कुछ नीचे हमको जानकारी दी गई है, सूचना दी गई, तो सूचना पर से हमको करना है। देखो सवाल में पूछा गया है पहले चालू गुणोत्तर, क्या पूछा है? चालू गुणोत्तर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चालू गुणोत्तर का सूत्र पहले लिख देना। हमको क्या लिख देना है? चालू गुणोत्तर का सूत्र। ठीक है, अब चालू गुणोत्तर का सूत्र क्या होता है? चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। क्या होता है? चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। ठीक है, अब चालू संपत्तियों में किस किस का समावेश होता है वो हम यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से देखेंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ लिखेंगे हम फिर चालू संपत्तियाँ, रकम रुपए, और दूसरा भाग हम पाट देते हैं साइड में चालू दायित्व के लिए। किसके लिए? चालू दायित्व के लिए। तो चालू संपत्तियों में किस किस का समावेश होगा तो वो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हमको इन्फॉर्मेशन दिए देनदार। देनदार कहाँ आते हैं हमारे? चालू संपत्ति में। लिस्ट इनकी हमने पहले लिखाई हुई है। उसके बाद में कितनी रकम दी हुई है? देखो देनदार की 1,80,000 पर डूबत अनामत अगर कहीं होगा तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमको देख लेना है। अगर होगा तो करेंगे बाद में। 1,80 माइनस डूबत अनामत, देखो आगे दिया हुआ है। पंखा खराब है, चलो नेक्स्ट। लेनी हुंडी, ये हमारे लिए संपत्ति है। $30,000 स्टॉक संपत्ति में आएगा। स्टॉक कितना है? 30,000। नेक्स्ट रोकड़ और बैंक से लिखी है, रोकड़ और रोकड़ सामान कितनी है वो देखो। रोकड़ और रोकड़ सामान हमको दिए 45,000। मशीनरी स्थिर संपत्ति है, चालू संपत्ति नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। फर्नीचर स्थिर संपत्ति है, उसको भी नहीं लिखेंगे। फिर लिखा देनी हुंडी, ये हमारे दायित्व में समावेश होता है तो लिखेंगे दायित्व में देनी हुंडी 20,000। अल्पकाल की लोन दायित्व है, कितनी रकम दी हुई है? 90,000। उसके बाद में अदत्त खर्च दायित्व है, $27,500। अब इनका टोटल कर देना है संपत्ति और दायित्वों का। $2,75,000 और उसके बाद में हमको दिया हुआ है चालू दायित्व का टोटल 1,37,500। $1,37,500। ठीक है, अब दोनों रकम हमको मिल चुकी हैं तो हम सूत्र के अंदर कीमत रख सकते हैं। चालू संपत्ति है तो चालू संपत्ति हमारे पास ये रही 2,75,000। ठीक है, और चालू दायित्व कितना है? 1,37,500, तो वो यहाँ से लिखेंगे 2:1 2, यानी कि हमको इसका आंसर कैसे लिखने का होता है? अनुपात में लिखना होता है। चालू गुणोत्तर का आंसर और प्रभावी गुणोत्तर का आंसर हम कैसे लिखते हैं? अनुपात में, तो लिखेंगे 2:1। ठीक है, ये हमारा उदाहरण 11 हो गया, जिसके अंदर हमको क्या पूछा था? चालू गुणोत्तर पूछा था। ठीक है, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण 12। देखो उदाहरण 12 में क्या लिखा हुआ है वो हम पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आर के लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से चालू गुणोत्तर और कार्यशील पूंजी दोनों की यहाँ पे गणना करनी है। देखो गुणोत्तर के लिए हमको क्या निकालना है? चालू गुणोत्तर। तो चालू गुणोत्तर का सूत्र वही हमारे पास जो हमने यूज़ किया था अभी, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। क्या होगा? चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व।
नीचे कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़नी है। उसके बाद में यहाँ देखो हमको नीचे पूरी लिस्ट दी हुई है बहुत सारी, इसके अंदर से हमको चालू संपत्ति और चालू दायित्व दोनों को पहचानना है, अलग करना है। तो लिखेंगे चालू संपत्तियाँ इस साइड में, और यहाँ अलग से साइड में लिखेंगे चालू दायित्व। क्या लिखेंगे? चालू दायित्व। ठीक है, इनका टोटल करने के बाद हमारे सूत्र के अंदर कीमत रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको देखते जाना कौन कौन से हमारे पास चालू संपत्तियाँ हैं और चालू दायित्व हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा देनदार, ये हमारे चालू संपत्ति में आता है, लेकिन ध्यान रखना डूबत अनामत कहीं भी हो सकता है, इसलिए माइनस करेंगे इसमें से। तो जगह रख देते हैं इसको। जमीन मकान स्थिर संपत्ति कहीं भी नहीं आएगा। अदत्त खर्च दायित्व है। अदत्त खर्च क्या है? अदत्त खर्च हमको लिखा हुआ है 40,000। उसके बाद में चालू विनियोग संपत्ति है, चालू विनियोग हमारे चालू संपत्ति में लिखे जाएंगे। चालू लिखा हुआ है इसके लिए 30,000। लेनदार ये हमारे दायित्व में आते हैं। चालू दायित्व में कितना है? 60,000। डूबत अनामत 20,000 है, जो कि देनदार में से माइनस होगा। तो देनदार थे हमारे 90,000, उसमें से डूबत अनामत 20,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ठीक है, फिर लेनी हुंडी संपत्ति में आती है चालू संपत्ति में। तो लेनी हुंडी 30,000 है, 30,000 लिखेंगे। फर्नीचर स्थिर संपत्ति है, नहीं लिखा जाएगा। गैर चालू विनियोग स्थिर में है, वो नहीं आएगा। रोकड़ और रोकड़ समान संपत्ति में गिना जाएगा 30,000। देनी हुंडी चालू दायित्व में गिना जाएगा 20,000 दिया है। स्टॉक चालू संपत्ति में आता है 60,000 है। अब इनका हम टोटल करेंगे। दो 2,20,000। अब फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ को रखना है। चालू संपत्ति कितनी? 2,20,000 और चालू दायित्व कितना है? 1,20,000। तो लिखेंगे 2,20,000 चालू संपत्ति है बटे चालू दायित्व कितना है? 1,20,000। कितना आएगा? 1.83। अनुपात 1 लगा ही देने का होगा, हमको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चालू दायित्व 1 है तो चालू संपत्तियाँ कितनी होंगी? 1.83 गुना। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कार्यशील पूंजी भी ज्ञात करनी है, लिखा हुआ है। तो कार्यशील पूंजी का सूत्र था चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। उसी सवाल में कंटिन्यू है कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी का सूत्र होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। क्या होता है? चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ठीक है, अब चालू संपत्तियाँ कितनी है हमारे पास में? 2,20,000 और चालू दायित्व कितना है? 1,20,000। ये कहाँ लिखा हुआ हमारा? ये टोटल के अंदर लिखा हुआ है। तो कार्यशील पूंजी कितनी आ जाएगी? 1,00,000। तो बस हमारा कार्यशील पूंजी पूछा था वो भी पूरा हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एम लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से चालू गुणोत्तर की गणना करनी है। चालू गुणोत्तर यानी कि चालू गुणोत्तर का सूत्र लिखना पड़ेगा। देखो इधर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक है, अब देखो सवाल में हमको लिखा चालू संपत्ति दी हुई है 1,50,000 पर चालू दायित्व नहीं दिया है। उसकी जगह हमको क्या दिया? कार्यशील पूंजी। तो कोई बात नहीं, हम कार्यशील पूंजी के सूत्र में चालू दायित्व का उपयोग कर सकते हैं। होता ही है, देखो अभी हमने ऊपर लगाया था कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू लिखा था। तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। अब देखो हमारे पास कार्यशील पूंजी दी हुई है कितना? 60,000 है।
चालू संपत्ति हमको दी हुई है 1,50,000 है, तो चालू दायित्व हम नहीं निकाल सकते। चालू दायित्व नहीं दिया है तो हम उसको ऐसे कैसे रखेंगे। अब इसको इस साइड लेके आते हैं। चालू दायित्व बराबर 1,50,000 माइनस 60,000, बचेगा कितना 90,000। तो ये जो 90,000 हमारे पास आया वो क्या है, चालू दायित्व आया है। क्या आया है, चालू दायित्व। उसको हम यहाँ लिखेंगे कितना आएगा 1.67 कर देंगे। 66,666 आ रहा है इसके लिए, तो 1.67:1 अनुपात 1। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा एग्जाम्पल 13। जब कभी हमको अगर चालू दायित्व ना दिया हो तो इस तरह का कैलकुलेशन करके कार्यशील पूंजी की मदद से हम चालू दायित्व ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रवाही गुणोत्तर हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया हो तब क्या, तो उसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एस ए लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से प्रवाही गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखो उदाहरण 14 है हमारा, वहाँ है प्रवाही गुणोत्तर। ठीक है, तो प्रवाही गुणोत्तर का सूत्र हमको पता होना चाहिए पहले। प्रवाही गुणोत्तर बराबर प्रवाही संपत्तियाँ बटे चालू दायित्व। प्रवाही संपत्तियाँ बटे क्या होता है, चालू दायित्व। अब प्रवाही संपत्तियों का सूत्र हमको पता होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा प्रवाही संपत्तियाँ बराबर चालू संपत्तियाँ माइनस स्टॉक। चालू संपत्तियाँ माइनस क्या होता है, स्टॉक, माइनस पूर्वदत्त खर्च भी होगा। सूत्र के अंदर लिखाया था ये हमने। ठीक है, तो प्रवाही संपत्तियाँ निकालनी है तो हमको पहले चालू संपत्तियाँ ढूंढते हैं। देखो यहाँ लिखा होगा कहीं, पूरा एक टेबल दिया है जिसके अंदर लिखा है, देखो चालू संपत्तियाँ 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख। उसमें से स्टॉक माइनस करना। देखो स्टॉक दिया हुआ है 30,000 का, स्टॉक 30,000 का। उसके बाद में लिखा हुआ है पूर्वदत्त खर्च, तो पूर्वदत्त खर्च हमको दिया 10,000, माइनस करेंगे 1,60,000 आएगा। ये हमारी प्रवाही संपत्तियां मिल गई। ठीक है, तो देखो प्रवाही संपत्तियां हो गई 1,60,000 बटे में क्या चालू दायित्व। तो देखो ये हमको डायरेक्टली लिख के दे दिया है 1,60,000, तो इसका अनुपात क्या आएगा 1:1, यानी कि चालू प्रवाही संपत्तियां और चालू दायित्व कितना है 1:1 है। ठीक है, यानी कि दोनों ही समान है। प्रवाही संपत्तियां जितनी है उतना ही हमारा चालू दायित्व भी है। ठीक है, उदाहरण 15। अब इसमें दोनों चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर दोनों एक साथ निकालने के लिए बोला एक ही सवाल के अंदर। चालू गुणोत्तर भी निकालो और प्रवाही गुणोत्तर की गणना भी करो। ठीक है, तो इस तरह का सवाल होता है तो कैसे करेंगे, तो पहले हमको क्या बोला है चालू गुणोत्तर। क्या बोला है, चालू गुणोत्तर। तो ये लिखेंगे हम चालू गुणोत्तर। चालू गुणोत्तर बराबर क्या होता है, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। ध्यान रखना बहुत ही इजी है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा। दोनों एक साथ में ही पूछेगा 6 मार्क्स। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है क्वेश्चन हमारे पास से, प्रवाही गुणोत्तर। क्या पूछा है, प्रवाही गुणोत्तर बराबर प्रवाही संपत्तियां बटे चालू दायित्व। बटे में देखो सेम रहता है दोनों सूत्रों में, सिर्फ ऊपर बदलता है। चालू है तो चालू संपत्ति और प्रवाही है तो प्रवाही संपत्ति। इतना हमको माइंड में याद रखना है। अब इनकी गणना करनी है तो देखो थोड़ी सी जगह में रख देते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, चालू संपत्तियां लिखेंगे रुपीस, और यहाँ पे हम चालू दायित्व लिखेंगे और बाजू में उसकी कीमत जो भी होगी। ठीक है, अब चालू संपत्तियां कौन कौन सी हैं उनको हम पहचानना है। एक टेबल दी हुई है पूरी हमको यहाँ पर, देखो ये हमको टेबल दी है, उसमें से हमको चालू संपत्ति और चालू दायित्व को पहचानना है। तो रोकड़ और रोकड़ समान, ये क्या होती है, चालू संपत्ति होती है। तो लिखेंगे रोकड़ व रोकड़ समान।
1,80,000 रकम दी है तो हम लिखेंगे 1,80,000। देनदार चालू संपत्ति है, लेकिन दुपत्र नामत अगर हो तो माइनस करने की रहेगी, तो इसको थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे। लेनी हुंडी चालू संपत्ति है, देनदार के साथ में लेनी हुंडी होती है इसके लिए। स्टॉक चालू संपत्ति है 1,40,000। चालू विनियोग चालू संपत्ति है, हाँ चालू लिखा है इसके लिए, अगर गैर चालू लिखा होता तो नहीं माना जाता। लेनदार चालू दायित्व में आएगा तो लिखेंगे लेनदार 2 लाख। देनी हुंडी चालू दायित्व में आता है, लेनदार के साथ में देनी हुंडी 1 लाख। अदत्त खर्च चालू दायित्व में, आयकर का प्रावधान चालू दायित्व में। सारी चीज़ें हमको दी हुई थी डायरेक्टली, इस साइड सारा दायित्व हमको मिला, बहुत ही इजीली हमको सारी चीज़ें मिल गई, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। डूबत अनामत नहीं आई है, इसका मतलब देनदार है वो पूरी पूरी रकम के साथ में यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। टोटल करते हैं, चालू संपत्तियों का टोटल हो रहा है 6 लाख और दायित्व का टोटल हो रहा है 4,60,000। ठीक है, अब दोनों चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। अब उसको हम सूत्र के अंदर रख देंगे। चालू संपत्ति हमारे पास कितनी है 6 लाख, तो 6 लाख को पूरा पूरा हमने लिख दिया 6 लाख। चालू दायित्व कितना है हमारे पास 4,60,000। अब इसको भाग देंगे, कितना आएगा 1.30। फिर अनुपात करके क्या लगाना होता है हमको 1। ये ध्यान रखना, अनुपात 1 तो लगाना ही है, चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर का कोई भी सवाल आए तो। अब क्या बोला, प्रवाही गुणोत्तर सूत्र हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब प्रवाही संपत्ति हमको ढूंढनी पड़ेंगी, तो प्रवाही संपत्ति का सूत्र क्या लिखाया था मैंने अभी, चालू संपत्तियां माइनस स्टॉक माइनस पूर्वदत्त खर्च। ठीक है, तो चालू संपत्तियां कितनी है हमारे पास 6 लाख। कहाँ है, तो देखो लिखा हुआ है चालू संपत्तियों का टोटल हमारा 6 लाख है, उसमें से स्टॉक 1,40,000 है। पूर्व दत्त खर्च देखो हमको कहीं दिया ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं उसकी कीमत क्या है 0 है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 4,60,000 आ रहा है, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा प्रवाही संपत्तियाँ। क्या हो जाएगा प्रवाही संपत्तियाँ। अब इसको हम कहाँ रखेंगे इस सूत्र के अंदर, तो प्रवाही संपत्तियाँ हैं 4,60,000 बटे में क्या है चालू दायित्व, वो भी कितना है देखो 4,60,000 ही है, तो 4,60,000 भाग्य 4,60,000, तो अनुपात हमारा आएगा 1:1। भाग देने पर कितना आएगा 1, यानी कि 1:1 हम वहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा तरलता के गुणोत्तर थे दोनों, उन दोनों के बारे में हमने पूरा सवाल हल किए। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, वो अपने यहाँ कर सकते हैं होमवर्क में।